सपने वो नहीं होते हैं जिन्हें हम नींद में देखते हैं। सपने वो नहीं होते हैं जिन्हें हम नींद में देखते हैं। असली सपना तो वो होता है जो हमें नींद ही नहीं आने देता है। असली सपना तो वो होता है जो हमें नींद ही नहीं आने देता है। इंतजार करने वालों को सिर्फ इतना ही मिलता है। इंतजार करने वालों को सिर्फ इतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। इस लाइफ में किसी भी काम में सक्सेस पाने के लिए हमें चार चीजें बहुत ही जरूरी है। पहला होता है डिसाइड द एम। हमें किसी भी काम को करने के लिए पहले अपना एम डिसाइड करना होगा। और दूसरा काम होता है एक्वायरिंग नॉलेज। जब आपने एम डिसाइड कर लिया तो उस एम के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करें और ऐसा नॉलेज इकट्ठा करें कि मुझे वो किस प्रकार से मिल सकता है अपनी मंजिल। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है हार्ड वर्क। उसके बाद हार्ड वर्क कड़ी मेहनत करें ताकि आप उस मुकाम तक पहुंच पाए। और चौथी चीज होती है प्रेजेंस। उस काम के लिए अपना जी जान लगा दे, उस काम के लिए अपनी उपस्थिति पूरी तरीके से दे और अपना 100% अपना ईमानदारी से हर चीज दे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज के मंडे मोटिवेशनल स्टोरी में हम बात करने वाले एक ऐसे महापुरुष के, एक ऐसे जिंदा दिल इंसान के, एक ऐसे सफल वक्ता के, एक ऐसे सफल टीचर के जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आप इस बारे में जान ही चुके होंगे कि मैं किस महापुरुष की बात कर रहा हूं। मैं बात करने जा रहा हूं हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मैं उस कलाम की बात कर रहा हूं जो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव रामेश्वरम के धनुषकोडी नामक गांव से निकलकर वो शख्स कहां तक, कैसे तक भारत के सबसे बड़े पद पर जा पहुंचा और कैसे उसने भारत को साइंस के मामले में इतना आगे बढ़ाया कि आज हम अपने आप पे गर्वान्वित करते हैं और उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। आइए बात करते हैं डॉक्टर कलाम की। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक छोटे से गांव धनुषकोडी में हुआ था। ऐसा इलाका है जहां पर समुद्र के किनारे हैं। उनके पिता नाव किराए पर देने का काम करते थे और खुद भी नाव चलाया करते थे, जिससे उनके घर का रोजी रोटी चलता था। तो उनका बचपन इसी तरह के अभाव में बीता था। कहा जाता है कि उनके जो पूर्वज थे वो अमीर थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका धंधा बंद हो गया और उनका परिवार है जो आर्थिक संकटों से जूझने लगा। लेकिन उनके पिताजी ने हार नहीं मानी और उनके जितने भी भाई बहन थे सबको पढ़ाया लिखाया। तो इसमें कलाम सबसे छोटे थे। वो पढ़ने जाया करते थे और धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ घर के कामों में भी हाथ बटाने लगते थे। कभी अपने पिताजी के साथ काम पे जाते थे, कभी उन्होंने अखबार बेचने का काम शुरू किया। तो इस प्रकार वो अपने काम में मशगूल रहते थे, पढ़ाई के साथ साथ भी। एक बार हुआ क्या कि क्लास में क्लास टीचर उनको बता रहे थे पक्षी कैसे उड़ते हैं, आकाश में किस तरीके से पक्षी उड़ते हैं। जब वो क्लास टीचर उनको समझा रहे थे, लेकिन कलाम को इस बारे में समझ में नहीं आया। जब वो उनका डाउट क्लियर नहीं हुआ तो उनके टीचर इतने अच्छे टीचर थे कि उन्होंने प्रैक्टिकली सभी स्टूडेंट को ले गए समुद्र के किनारे पर। वहां पर जो पक्षी जो उड़ रहे थे उन्होंने साइंटिफिक तरीके से बताया कि पक्षी हवा में किस तरीके से उड़ पाते हैं। उस तरह से कलाम को पूरा वाकया समझ में आ गया और कलाम के मन में कहीं न कहीं बचपन से ही पक्षियों के प्रति क्यूरियोसिटी थी और वो चाहते थे कि पक्षी इस तरीके से उड़ते हैं। तो उनके मन में इसी लालसा को देखते हुए उनके मन में था एक सपना कि वो एक फाइटर प्लेन को उड़ाए और एक फाइटर प्लेन के वो पायलट बने। वो धीरे धीरे आगे की पढ़ाई करते रहे और अपने इसी मकसद को पाने के लिए उन्होंने साइंस लिया और साइंस लेने के बाद उन्होंने FIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया। जब वो एडमिशन लेने गए
तो वहां देखा कि वहां की फीस बहुत ज्यादा थी, तो उनका मन बदल गया और वो निराश हो गए। जब आकर उन्होंने अपने घर वालों को ये सारी बात बताई, तो उस समय उनके पिताजी के पास भी इतने पैसे नहीं थे और कहीं से भी पैसा उधार नहीं मिल रहा था। उस बुरे समय में उनकी बड़ी बहन ने अपने गहने बेचकर अपने भाई की फीस भरी और उसके बाद वो पूरी लगन के साथ MIT में अपना अध्ययन करते रहे। एक बार का वाकया होता है MIT में, जब उन्हें कोई प्रोजेक्ट दिया गया था तो वो प्रोजेक्ट समय से पूरा नहीं हो पाया। इसके लिए उन्हें पनिश किया गया, क्लास में टीचर के द्वारा बुलाया गया। टीचर ने कहा कि कलाम, अगर तुमने ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी पूरा नहीं किया जाएगा तो तुम्हारा स्कॉलरशिप रुक जाएगा। तो उस टीचर ने उनको कलाम साहब ने उनसे 1 महीने का टाइम मांगा कि मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए, मैं पूरा कर दूंगा। लेकिन टीचर ने कहा 1 महीने का समय नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का समय देता हूँ, तुम इसे पूरी तरीके से करके दिखो। ये उनके एक लिए चैलेंजिंग पॉइंट था, क्योंकि अगर वो इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करते तो उनकी स्कॉलरशिप रुक सकती थी। तो उन्हें इसे चैलेंज के रूप में लिया और 3 दिन तक बिना सोए बिना खाए पिए पूरे ध्यान के साथ उस प्रोजेक्ट को पूरा करके सर को सौंप दिया। जब उस प्रोजेक्ट ने सर ने उस प्रोजेक्ट को देखा तो बहुत ही खुश है और कलाम को शाबाशी दी। सर ने कहा कि कलाम, मैं तुम्हारी इसी तरह की देखना चाहता था काबिलियत क्या है, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये शर्त रखी थी। तो इस बात से बहुत ही खुश हुए टीचर। इसी तरह उन्होंने MIT में अपना पूरा किया पढ़ाई। इसके बाद जब वो आगे की पढ़ाई जाने लगे, उनका सपना था कि एयरफोर्स में जाना था, तो उनके पास 2 कॉल लेटर आए, DRDO और एयरफोर्स से। तो उनका पहला सपना था एयरफोर्स में जाने का, तो इसके लिए वो देहरादून जाने लगे थे अपने इंटरव्यू के लिए। वहां पर 8 स्टूडेंट को इस पोस्ट के लिए चुना जाना था, लेकिन बदकिस्मती से कलाम का नंबर 9वें नंबर पर था और कलाम एक पोस्ट से 1 नंबर से पीछे रह गए और कलाम का पायलट बनने का सपना टूट गया। इस सपने से कलाम बहुत ही बड़े सदमे में आ गए और उनका थोड़ा सा डिप्रेशन में चले गए। जब वो देहरादून से वापस लौट रहे थे तो बीच में ऋषिकेश पड़ता, तो अपने मानसिक शांति के लिए वो कलाम साहब ऋषिकेश चले गए। और ऋषिकेश में वहाँ एक ऋषि थे, उनकी शरण में गए और वहाँ उन्होंने उनसे मुलाकात की। तो उस महात्मा ने बताया कि कलाम, आप अपना कर्म करते रहो, शायद भगवान को, भाग्य को कुछ और ही अच्छा करना लिखा है, इसलिए तुम्हारा इसमें नहीं हुआ। भगवान तुम्हारे साथ है, अगर तुम अच्छे काम कर रहे हो तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम आगे बढ़ोगे और तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा ही होगा। तो कलाम साहब को थोड़ा सा मानसिक शांति मिली और फिर दिल्ली में जाके उन्होंने DRDO ज्वाइन कर लिया। DRDO ज्वाइन किया, उन्हें एक साइंटिस्ट की पोस्ट मिली और DRDO में काम करते हुए जब वो अच्छे साइंटिस्ट के साथ संपर्क में आए, जैसे विक्रम साराभाई और इन सारे बड़े बड़े सतीश धवन, इन जैसे वैज्ञानिकों के साथ उनको काम करने का मौका मिला। उन्होंने अपने मेहनत कि उन्होंने मिसाइल पर काम किया, उन्होंने मेहनत की, रॉकेट शुरू में SLV-3 पे मेहनत की 10 सालों तक। लेकिन जब 1979 में इस रॉकेट को लॉन्च किया गया तो यह रॉकेट फ्लॉप हो गया और कोलैप्स हो गया। जब इनकी बहुत ही बेइज्जती हुई पूरे साइंटिस्ट की, पूरे टीम की, कि करोड़ों रुपए खर्च करके भी इस मिशन को सक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन उनके जो मेंटर थे उन्होंने सब जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और कलाम साहब को मोटिवेट किया कि अगले साल तुम इसे जरूर उड़ाओगे। तो कलाम साहब अपने इस प्रोजेक्ट में वापस लग गए और जी जान से मेहनत की और 1980 में SLV-3 का सफल लॉन्च हुआ। इसके बाद जब उनका नाम इस तरीके से सफल हो गया तो इंदिरा गांधी ने उनको अपने पास बुलाया और इंदिरा गांधी ने, गवर्नमेंट ने उनको 81 में उनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया और 1982 में उन्हें DRDO का डायरेक्टर बना दिया गया। उसके बाद जब इंदिरा गांधी उनसे मिली तो उस समय चाइना और पाकिस्तान का बहुत ही खतरा था हमारे ऊपर भारत पर अटैक करने का। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि कलाम साहब, आप मिसाइल और परमाणु जो हथियार है उन पर थोड़ा सा काम करिए, इसके लिए हम आपको फंड्स दे देंगे और आप इस पर काम कर देंगे। तो कलाम साहब ने हामी भर दी और वो मिसाइल पर काम करने लगे। उस समय क्या
कलाम साहब महाभारत भी पढ़ते थे। हालांकि वो एक रिलीजियस मुस्लिम थे, लेकिन वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि मुस्लिम होने के नाते बाकी धर्मों का नहीं करते थे सम्मान, वो सभी धर्मों का बराबर तरीके से सम्मान करते थे। उनके लिए देश सेवा सबसे बड़ी सेवा थी। तो उन्होंने उस समय महाभारत का अध्ययन कर रहे थे। तो महाभारत में एक पात्र आता बर्बरिक। तो बर्बरिक जब युद्ध में जाता है तो बर्बरिक के पास 3 तीर होते हैं। जब एक तीर से वो प्रोटेक्ट करता है, दूसरे से अटैक करता है और तीसरे से पूरा दुश्मन को खत्म ही कर देता है। जब उन्होंने इस पात्र को और इस घटना को, जब अध्याय को महाभारत में पढ़ा था, उनके दिमाग में आइडिया है कि क्यों ना हम इस तरह की मिसाइल बनाए जो कि पहले अपने दुश्मन को पहचाने, दूसरे नंबर पर टारगेट करे और तीसरे नंबर पर उस दुश्मन का खात्मा करे। इन्हीं से उनके दिमाग में आइडिया आया इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम का, IGM, ताकि कि वो मिसाइल अपने लक्ष्य को भेज सके और सटीक समय पे जाके अपना काम करके खत्म। उन्होंने श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से भी शिक्षा ली। सुदर्शन चक्र जाता है और दुश्मन के पास थोड़ी देर तक घूमता है, उससे बातचीत करता है और दुश्मन सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर दुश्मन को बिल्कुल नष्ट करता है। इसी लॉजिक को, इसी फंडामेंटल को उन्होंने यूज करते हुए उन्होंने कई मिसाइलें तैयार की, जिनमें अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश। तो इंडिया का नाम रोशन हुआ और उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया। एक बार फिर उन्होंने परमाणु जो एटम बम है उनके रिसर्च में भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। बात है सन 1998 शायद, बात है वाजपेयी के टाइम की बात है, जब प्रधानमंत्री थे 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय की बात है। तो उन्होंने पोखरण में परमाणु विस्फोट किया। इसके लिए उन्होंने अमेरिका से छुपके भी काम किया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी साइंटिस्टों को सेना की वर्दी पहना दी और ऐसा धमाका किया कि पूरा जैसलमेर दहल गया। उन्होंने किसी को नहीं बताया था। और दूसरे दिन में श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने अनाउंस किया कि भारत परमाणु परीक्षण कर चुका है। इससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई और सैटेलाइट कैमरे से भी बच गए। तो ऐसा था कलाम का दिमाग। तो कलाम को इन्हीं सब कामों की वजह से भारत का सबसे बड़ा जो अवार्ड है भारत रत्न, वो भी मिल चुका है और उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुका है। जब वो रिटायरमेंट हुए तो रिटायरमेंट के बाद सन 1999 में रिटायरमेंट के बाद अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि मैं इन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल करूं। तो उन्होंने कलाम जी को फोन लगाया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपना मेन मकसद है, मैं आने वाली पीढ़ी को साइंस के लिए जागरूक करूंगा और देश को विश्व गुरु, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपनी मेहनत करूंगा। तो वो टीचिंग के क्षेत्र में चले गए और बच्चों को पढ़ाने लगे थे। उसके बाद जब कुछ दिनों बाद भारत में 2002 में नए राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने डॉक्टर कलाम साहब को वापस फोन लगाया और उन्हें इस बार राष्ट्रपति पद के लिए राजी कर लिया और कहा कि हम आपके कामों से, ईमानदारी से बहुत प्रभावित हैं, आप एक देश को नई दिशा में ले जा सकते हैं। तो इस काम के लिए राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने हामी भर दी और वो राष्ट्रपति 11वें राष्ट्रपति के रूप में, इंडिया के रूप में चुने गए। 2002 से 2007 तक वो भारत के राष्ट्रपति रहे थे। अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में भी उन्होंने देश की टेक्नोलॉजी में बहुत ही बड़ा योगदान दिया और देश की टेक्नोलॉजी में अनवरत वो करते रहते। एक बार का किस्सा सुनाता हूँ कि वो बहुत ही बड़े प्रकृति प्रेमी भी थे। राष्ट्रपति भवन में एक बार क्या, वो ऐसे टहल रहे थे, उन्हें कोने में एक मोर गिरा हुआ दिखाई दिया। तो उन्होंने अपने एक टीम को बुलाया, मेडिकल टीम को बुलाया। जब उन्होंने चेक किया तो मोर के गले में कोई गांठ थी, जिसकी वजह से ना निकल पा रहा था ना कुछ खा। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को आदेश दिया और उसे वन्य जीव वाले वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाकर उसका ऑपरेशन करवाया और उस मोर को ठीक करवाया। इससे यह दिखता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कितने बड़े प्रेमी थे। उनके त्याग की अगर बात करें तो उनसे बड़ा त्यागी शायद ही कोई हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने देश की सेवा के लिए यहाँ तक कि आजीवन अविवाहित रहे, उन्होंने शादी तक नहीं की। ऐसा भी कहा जाता है कि उनके समय पर ना जाने की वजह से उनकी जो सगाई हो रही थी
वो सगाई टूट चुकी थी क्योंकि वो अपनी सगाई पे समय पर नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि एपीजे अब्दुल कलाम अपने शादी के क्वेश्चन को लेकर बार बार बचते रहे थे, लेकिन ये सत्य है कि उन्होंने अपने देश के लिए अपने सभी सुख सुविधाओं और अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। जब उनका रिटायरमेंट हुआ राष्ट्रपति कार्यालय से, जब उनका पूरा कार्यकाल हो चुका, जब अपने घर जा रहे तो उनके पास सिर्फ संपत्ति के नाम पे 2 सूटकेस थे। उन 2 सूटकेसों में 6 शर्ट और 4 पैंटें, 1 सूट थी और 1 लैपटॉप था और उनके पास 2500 किताबें थे। वो अपने सैलरी का भी अधिकतम हिस्सा अपने गांव के विकास के लिए दे दिया करते थे। तो ऐसे थे अब्दुल कलाम सर। और बात करते हैं जब 2015 की, बात करते हैं जब 2015 की, वो शिलोंग में अपना एक भाषण दे रहे थे, एक लेक्चर दे रहे थे। तो उस समय लेक्चर देते देते ही उनके हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ हुई थी 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में एक लेक्चर देते समय हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो वो इतने महान इंसान थे कि उन्होंने मरते दिन तक अपने काम को नहीं छोड़ा और देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान करते रहे और अपना काम करते रहे। कहा, मैं कहता हूं कि जो आज है वो कल नहीं होगा, जो आज है वो कल नहीं होगा। दुनिया में दूसरा कलाम नहीं होगा, दुनिया में दूसरा कलाम नहीं होगा। वो रेस्ट इन पेस नहीं है, कलाम रेस्ट इन मी है। कलाम साहब ऐसे है कि जो कलाम साहब आज इस दुनिया से चले गए, लेकिन एक ऐसी साइंस के क्षेत्र में ऐसी जोत जला के चले गए कि आज हम सब लोग उनकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी में हमने जाना है कि अपने पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल सीपी बेरवा 92 को जरूर फॉलो करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हर मंडे को हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन नई मोटिवेशन स्टोरी लाते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।